नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल अध्यक्ष नफी सिंह राठी की हत्या पर राजनीति अब तेज हो गई है। दरअसल इस हत्याकांड के बाद विपक्ष हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ नफी सिंह की हत्या पर उनके बेटे जितेंद्र सिंह राठी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही इस मामले की जांच अब सीबीआई को भी सौंप दी गई है। लेकिन इस बीच इस हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके जवाब आज चर्चा के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हिसार से और वीरेंद्र सोनी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा में इन सभी से चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा होनी थी। कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ जाने का दावा कर रही थी, पर एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार विधायक रह चुके नफे सिंह राठी की सरेआम गोलियां मारकर की गई हत्या, उनके एक अंगरक्षक की भी मौत और 2 के गंभीर होने से प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चारों ओर से घिर गई। गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज भी सदन में विचलित नजर आए। ये हो क्या गया? कि किसका नंबर है और क्या है। हमारी पुलिस हर तरह के जो भी हमारे साइंटिफिक तरीके होते हैं किसी को डिटेक्ट करने के लिए, हम उन साइंटिफिक तरीकों से मैं उनको यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। मेरी मजबूरी है। मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पाटेंगे। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया जी, ठीक है। इनेलो के विधायक और पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के इस बयान ने सरकार और पुलिस को और भी सकते में डाल दिया कि नफे सिंह राठी को अपनी जान का खतरा था। इसलिए उन्होंने सरकार और डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। पर अफसोस, जिन लोगों के खिलाफ परिवार की तरफ से एफआईआर कराई गई है, जिन पे शक है कि ये साजिश करता है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए पॉलिटिकल मर्डर है कि नफे सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी गई। गौरतलब है कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े किए और इस घटना की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग कर दी। कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये तो बहुत बड़ी घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। बड़ा सवाल ये भी कि अगर नफे सिंह राठी को अपनी हत्या का अंदेशा था, उनके बेटे का भी यही कहना है, तो फिर इस हिमाकत के पीछे कौन है? उनका पता तो पुलिस को लग ही जाना चाहिए। अब देखना ये है कि प्रदेश की पुलिस इस केस को क्रैक करने में कितना टाइम लगाती है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो राठी हत्याकांड को लेकर के सियासत गर्म हो गई है, सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। देवेंद्र कथुरिया जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। माहौल चुनावी है, लेकिन इस बीच एक राजनेता की सरेआम हत्या होना क्या कहता है? कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए? सवाल कितना बड़ा है?
देखिए, प्रगति आपराधिक घटनाएं सब जगह होती है, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी होती है, लेकिन जिस तरह की ये घटना है, ये वाकई हिला देने वाली घटना है। 2 बार के विधायक है, एक किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अच्छे खासे नेता थे। जैसा अनिल विज भी बता रहे कि 1996 में, 2000 में हम इकट्ठे रहे, मतलब पुराने नेता थे, 30-40 साल से राजनीति थी। हालांकि पार्टी का ग्राफ अब उतना नहीं रहा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष थे जानी मानी पार्टी के, जिसने हरियाणा पर कई दफा राज किया, जिस परिवार से उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल बने, उनकी परिवार की ये पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई बेखौफ होकर, 4 आदमियों पर इतनी गोलियां चलाई गई, 40 से 50 राउंड, मतलब जैसे कानून का किसी को डर ही नहीं रहा। और इस निर्मम हत्या से मैं समझता हूं कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो गए हैं। और यह भी सामने आया है कि जब इतने ताकतवर राजनीतिक आदमी की हत्या इस तरीके से बेखौफ होकर की जा सकती है, तो फिर सुरक्षित कौन है? लिहाजा सीबीआई जांच के आदेश तो हो गए हैं। सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो सच की तह तक जाएगी, समय जरूर लगेगा, लेकिन सीबीआई की जांच में ये सामने जरूर आएगा कि जो लोग मारने वाले हैं उनको भी पता है वो बचेंगे नहीं, क्योंकि ये घटना इस तरह की है। वो पकड़े जाएंगे, आज नहीं, परसों, 5 दिन में, 10 दिन में वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इनकी पृष्ठभूमि में कौन लोग हैं, किन के इशारे पर हुआ, किन की इन्वॉल्वमेंट थी? जैसा अभय चौटाला ने अपने बयान में भी कहा कि परिवार के लोगों ने जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है वो आप समझिए आरोपी है, तो शक की सुई तो जारी है। लेकिन जितनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है और सीबीआई जांच करेगी, समय लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है ये मामला एक बड़ा मामला हो सकता है जिसमें राजनीति से जुड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और बताया ये भी जा रहा है प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा मामला है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, लेकिन अब हरियाणा पुलिस की साख भी दांव पर है। कितनी जल्दी पुलिस आरोपियों तक, हमलावरों तक पहुंचती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात होगी। महेश जी, आपके पास आऊंगी। सवाल आपसे ये है कि राठी की हत्या के पीछे चूंकि पारिवारिक विवाद भी बताया जा रहा है, राजनीतिक रंजिश के चलते भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है, ये भी वजह सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है, कई राजनीतिक रंजिशों की बात भी कही जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से नफे सिंह राठी प्रॉपर्टी के कारोबार से अतीत में लगातार जुड़े रहे। एक अरसा बीत गया जब प्रॉपर्टी का कारोबार नफे सिंह राठी और उनका पूरा परिवार करता रहा, और जाहिर है काफी सारे विवादित प्रॉपर्टी के मामले भी ये परिवार लगातार जो है झेल रहा था। टकराव की स्थिति भी थी, काफी सारी जमीनों पर कब्जे का जिक्र भी रह रहकर लोगों की तरफ से बहादुरगढ़ के इलाके में किया जाता रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ना सिर्फ एक प्रॉपर्टी विवाद है, बल्कि सियासी भी ये पूरा मामला हो सकता है, और सियासत का भी इसमें रंग देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, हमलावरों की पहचान मुश्किल नहीं है, जाने पहचाने चेहरे हैं और स्थानीय लोग बेहद जल्दी उसे पहचान सकते हैं। और यह भी माना जा रहा है, पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि हमलावरों की पहचान की जा चुकी है, उनके लिए टीमों का गठन कर दिया और जल्द से जल्द ये सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। ये कोशिश सरकार जरूर यहां पर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो दाग है वो उनके दामन पर भी पहुंच रहा है। सरकार यहां पर ना सिर्फ कानून और व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है, बल्कि जो आरोपी हैं, जो परिवार की तरफ से जिनके नाम जाहिर किए जा रहे हैं, उनका संबंध सत्ताधारी दल से है, ये भी परिवार के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब दोहरी यहां पर क्लियरेंस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाली है। ना सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को इसकी जवाबदेही स्वीकार करनी है, बल्कि अगर उसके राजनीतिक एंगल भी निकालने की कोशिश की जाए, सत्ताधारी दल से अगर उनका संबंध है, तो सरकार को और ज्यादा पारदर्शी तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी होगी। और खास बात यह भी कि अक्सर हमने देखा कि कोई भी बड़ा घटनाक्रम होता है तो एक अरसा बीत जाता है। सोनाली फोगाट के मामले का हम जिक्र करें तो जिस तरीके से गोवा में सोनाली फोगाट की हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और एक पूरा महीना निकाल दिया जब सरकार के सामने दबाव बनाने की कोशिश थी कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। खास बात यह है कि इस पूरे मामले को 24 घंटों के भीतर ही सीबीआई को सौंपने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, सरकार अब सीबीआई जांच के लिए तैयार है, तो सीबीआई के लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि तथ्यों को जुटाना, कड़ियों को जोड़ना और सबूतों को नष्ट होने से पहले उन्हें रिकॉर्ड पर ले आना, यह सीबीआई के लिए अब आसान होने वाला है। और पुलिस के लिए भी आगामी जो कार्रवाई है ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और आरोपियों की पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है।
बिल्कुल महेश जी, गिरफ्तारी हालांकि किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन इन गिरफ्तारियों में और कितने लोग शामिल होंगे, कितने लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से हरियाणा सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं, कटघरे में पुलिस की व्यवस्था, कानून व्यवस्था कटघरे में है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन लगातार छोटी बड़ी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकार के अपने स्तर पर प्रयास है, लेकिन बहादुरगढ़ जैसे जिले में ये कानून व्यवस्था की स्थिति का इस तरह जो ये हमें प्रदर्शन देखा है, तो उससे चिंता होना स्वाभाविक है। देखिए, मुख्यमंत्री जी भी उस दिन झज्जर जिले के अंदर थे और बहादुरगढ़ में तो काफी समय से अपराध बढ़ा ही हुआ है, तो लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। वहां काफी समय से घटनाएं हुई हैं, गोहाना में भी हुई हैं, बहादुरगढ़ में भी हुई है, लेकिन सरकार के अपने स्तर पर प्रयास है। देखिए, सरकार हर एक को सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन कानून का जो भय होना चाहिए वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। उसके कुछ चाहे राजनीतिक कारण हो, चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन लोगों में अब कानून का वो उतना भय नहीं है। ये सबसे बड़ी चिंतनीय स्थिति है। देखिए, सरकार ने हालांकि विधानसभा के अंदर सीबीआई से जांच कराने की घोषणा की है, लेकिन मुझे इसमें ये लगता है ये आवश्यक नहीं है कि सीबीआई इस केस को ले, ये सीबीआई पर निर्भर है। सरकार अभी औपचारिक रूप से सिफारिश भेजेगी, फिर सीबीआई देखेगी, इस मामले की प्रकृति को देखेगी। तो लेकिन ये एक बात है कि सच तो सामने आएगा, चाहे स्टेट एजेंसी से आए, चाहे सीबीआई से आए, लेकिन इसके घटना के पीछे वास्तविक लोग कौन है उसकी जांच होनी चाहिए। हमलावर तो पकड़े जाएंगे क्योंकि उनकी पहचान हो जाएगी, शनाख्त भी हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल हैं उसकी भी तह तक जाना चाहिए। और ये एक तरह से एक राजनीतिक ये प्रकरण है, इसमें संपत्ति विवाद का भी एंगल हो सकता है और राजनीतिक का भी हो सकता है। तो इसलिए हालांकि देखिए, इनेलो के अंदर ये प्रदेश अध्यक्ष थे, हालांकि इनका राजनीतिक जीवन देखा जाए तो 2 बार विधायक बने, एक बार इनका चुनाव अवैध घोषित हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। तो इस तरह एक बार का इनका कार्यकाल माना जाता है तकनीकी रूप से, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक बहुत बड़ी ये क्षति है, क्योंकि उनका बड़ा एक जनाधार भी था और भविष्य की राजनीति के लिए इनेलो को काफी उनसे संभावनाएं भी लगती थी। नगर परिषद से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, लेकिन ये जो हरियाणा सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, विपक्ष को एक प्रहार करने का मौका मिल गया है। तो इसलिए सरकार अपने स्तर पर तो प्रयास करती रहती है, कई तरह के जितने भी आपराधिक मामले हुए हैं वो सुलझाने में हरियाणा पुलिस सफल रही है, और ये भी लगता है कि हरियाणा पुलिस इस मामले को अपने स्तर पर सुलझाने में सक्षम भी है। बिल्कुल, जिस तरह से हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, देवेंद्र जी, चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव भी और विधानसभा चुनाव भी सर पर है। राठी हत्याकांड का सियासत पर और खासकर चुनाव पर कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए प्रगति, ये जो घटनाएं, आपराधिक घटनाएं, राजनीति पर असर हम तब मान सकते हैं कि अगर सत्ता से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका इस हत्याकांड में सामने आती है। प्रगति, आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक कड़वी और सच्ची बात बता रहा हूं। दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, यहां प्रॉपर्टी का जो काम है, आप ये समझिए पिछले 15 साल में, 10 साल में जमीन सोना बन गई है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सोर्सेज ही नहीं, मैंने खुद महसूस किया है। दिल्ली की बड़ी पंचायत में और चंडीगढ़ की पंचायत में जो बड़े नेता है सत्ता दल से जुड़े हुए, बहुत सारे लोग उनमें प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं, परिवार के नाम से, बेटों के नाम से, बहुत सारे। चूंकि दिल्ली एनसीआर के एरिया में प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है, आसान कमाई का एक बड़ा जरिया प्रॉपर्टी है। जैसा आशंका जाहिर की जा रही है कि इस हत्याकांड में सत्ताधारी दल से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका सामने आ सकती है, हालांकि वो जांच का विषय है, लेकिन बहुत सारे लोग सत्ता से जुड़े जो आज जनप्रतिनिधि भी हैं, वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, उनके परिवारजनों के नाम से, भाई के नाम से, बेटे के नाम से। ये जो मोह है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का खतरा भी मेरे को सामने दिख रहा है। सीबीआई जांच अगर करेगी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चूंकि मीडिया के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू धीरे धीरे मेरे को लगता है इस हत्याकांड की परतें खुलेंगी और इस मोह से, प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं आपको बताऊं, चाहे डॉक्टर हैं, अस्पताल खोल के बैठे हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं, तकरीबन 70-80% लोग मैं समझता हूं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर है, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं, और सत्ताधारी दल या विपक्षी दल के नेता भी इससे अछूते नहीं है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लिंक सामने आएगा। सच्चाई कब सामने आती है वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और अगले कुछ दिनों में, शायद अगले कुछ दिनों में सुइयां जो शक की है किसी तरफ मुड़ती हुई, जाती हुई दिखाई दे।
बिल्कुल, सच्चाई जब सामने आएगी तो जांच का विषय है कि सच्चाई कब तक सामने आएगी, क्योंकि इस शक की सुइयां सब पर जाएंगी और इस तरह से एसपी का बयान भी सामने आया कि जिस पर भी शक हो रहा है उसको तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है, राजनीतिक घटनाओं का भी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, राजनीतिक रंजिश की भी बात की जा रही है, पारिवारिक विवाद भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि इनके बेटे जितेंद्र राठी ने भी आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड के पीछे पारिवारिक विवाद भी हो सकता है। क्या परिवार से भी पूछताछ की जाएगी? देखिए, परिवार के अंदर देखिए मांगेराम नंबरदार के परिवार में जब उनके बेटे जगदीश ने आत्महत्या की थी तो उनका भी नाम था एफआईआर में, नफी सिंह राठी का भी नाम था। देखिए, वो मांगेराम नंबरदार भी चौधरी देवीलाल के नवरत्नों में शामिल थे और कई बार बहादुरगढ़ से विधायक बने हैं, तो इसलिए उनका इनसे विवाद था, उसका प्रॉपर्टी का विवाद था। देखिए, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इजी मनी है, सभी लोग करते हैं, सभी दलों के नेता जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये विवादित प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो विवाद पैदा होते हैं, तो इसमें दुश्मनियां भी हो जाती हैं। तो इसके अंदर एक आकर्षण है प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि बहुत आसानी से पैसा बनता है, तो इसलिए ये इनके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के कोई नेताओं का आपसी विवाद भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, तो इसलिए ये विवाद भी एक कारण हो सकता है। इसमें उसके साथ साथ राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, तो पुलिस अपने अपने एंगल से जांच करेगी, उसका सच तो सामने आएगा ही आएगा। लेकिन एक बात है कि बहादुरगढ़ जैसे शहर के अंदर जहां प्रॉपर्टी के रेट आसमान को छू रहे हैं, उनके पुराने विवाद चले आ रहे हैं, और इनका ये भी था कि पुराने प्रॉपर्टी व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं शक की सुई जो है कई नेताओं पर जाती है। इसलिए ये तो पुलिस की जांच का विषय है, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हर राजनीतिक दल के लोग जो है प्रॉपर्टी व्यवसाय से, चाहे वो विवादित भी क्यों ना हो, क्योंकि जुड़े रहते हैं और कई मामले ऐसे आते भी रहे हैं, तो इसलिए हालांकि कई गिरोह भी शामिल हो सकते हैं इसके अंदर की, क्योंकि पीछे इसके अंदर जो भाड़े के हथियारे भी खरीदे गए हों, कुछ भी हो सकता है। ये तो जांच का विषय है, उसके बाद सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस तरह अगर राजनीतिक में इस तरह का एक साजिश होती है, इस तरह राजनीतिक हत्याएं होने लगी, तो निश्चित रूप से हरियाणा का माहौल खराब होगा। बिल्कुल, हरियाणा का माहौल इस तरह की घटनाओं से लगातार प्रभावित हो भी रहा है। महेश जी, कहा यह भी जा रहा है कि राठी ने कई बार पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी, खुद पर जान का खतरा भी बताया था, लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया, अनसुना कर दिया। आखिर क्यों? देखिए, साफ तौर से जैसा कि मैंने पहले कहा कि काफी सारी दुश्मनियां उनकी पहले से थी, प्रॉपर्टी विवाद लगातार, चूंकि अलग अलग प्रॉपर्टियां और जो झगड़े की जो प्रॉपर्टियां कह सकते हैं कि कब्जे की प्रॉपर्टियां, वो अगर कोई भी खरीदता है तो उसके लिए जान का जोखिम सामने रहता है। इस तरह के कारोबार से उनका यानी नफी सिंह राठी और उनका परिवार जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में दुश्मनी किसी एक से नहीं थी, पूरा एक दौर है जो दुश्मनियां अलग अलग लोगों से चलती रही हैं प्रॉपर्टी के अलग अलग मामलों को लेकर। सियासत से जुड़ी दुश्मनियां भी उनकी लगातार रही हैं, बहादुरगढ़ के इलाके से तमाम जो सियासी दुश्मनियां जिसे आप मान सकते हैं कि राजनीतिक दुश्मनी है, वो भी लगातार वो आगे बढ़ाते रहे हैं। और पीछे हमने देखा कि जिस तरीके से जिक्र भी यहां पर किया गया कि एक सुसाइड के मामले को लेकर भी एफआईआर में नफी सिंह राठी का नाम शामिल किया गया था, यानी उनकी मौत के लिए, उस सुसाइड के लिए नफी सिंह राठी को भी जिम्मेदार माना गया था। इस तरह के मामलों से लगातार नफी सिंह राठी जूझते रहे थे और पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा की मांग हालांकि उनकी तरफ से की गई थी, जैसा कि परिवार के लोगों का कहना है। और जैसे कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा विधानसभा में सदन को यह जानकारी दे रहे थे कि लगातार सुरक्षा की मांग नफी सिंह राठी की तरफ से पुलिस और प्रशासन के सामने रखी गई थी, जिसे दरकिनार कर दिया गया। अब अगर वो पूर्व विधायक हैं और जो पूर्व विधायकों के एसोसिएशन है उसके प्रधान भी यानी प्रेसिडेंट भी नफी सिंह राठी को बताया गया है, तो ऐसे में एक जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि तो उन्हें मान ही लिया जाए, एक प्रोमिनेंट वो पर्सनैलिटी थे, राजनीतिक वजूद उनका था, तो ऐसे में अगर सुरक्षा की मांग बार बार उनकी तरफ से की जा रही थी तो बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम एक या दो जो सुरक्षा कर्मी उन्हें दिए जा सकते थे, लेकिन चूंकि उन्हें इस तरह की कोई सुरक्षा नहीं दी गई, तो ऐसे में हमलावरों के लिए सॉफ्ट टारगेट वो बन गया और मौका देखकर इस वारदात को हमलावरों की तरफ से अंजाम दे दिया गया। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरह से मौका देख करके इस घटना को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर काफी लंबे समय से इस घटना की शायद प्लानिंग भी की जा रही थी, तभी ये घटना संभव भी हो पाई। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटना होना राजनीतिक गलियारों में हलचलों को तेज करता है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, चूंकि पारिवारिक विवाद भी सामने आ रहा है, राजनीतिक विवाद भी सामने आ रहा है, लेकिन इस दौरान किसी गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। गैंग का क्या कुछ संबंध हो सकता है नफी सिंह राठी से, जिसकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया जा सकता था? देखिए, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, जो दिल्ली की जेल में बंद है उनसे भी पूछताछ होगी, तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। देखिए, हालांकि विधानसभा में विपक्ष के नेता ने भी नाम लिया है,
तो इसलिए ये माना जाए कि पुलिस हर एंगल से जांच करेगी। ये तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे जो मुख्य कड़ी साजिशकर्ता कौन है। तो ये बात तो जांच से स्पष्ट हो गई, इसमें तो अटकलें और अनुमान ही है। लेकिन एक बात है कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी तो था, चाहे वो निजी ही रहा हो, लेकिन ये देखा गया कि जब हमलावर आक्रामक होते हैं तो सुरक्षाकर्मी कुछ नहीं कर पाते। देखिए वो रेलवे फाटक के पास जो उनकी गाड़ी रुकी हुई थी, देखिए तो तब उस समय जो है मौका लगाकर हमला किया गया। हमले की योजना तो पहले से बनी होगी, एकदम तो बनी नहीं है। तो इसलिए हालांकि देखिए यहां तक सुरक्षा की बात है, देखिए पुलिस में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी रहती है। जो सुरक्षा है राजनीतिक कारणों से दी जाती है, कईयों को 2-2 गनमैन उपलब्ध करा दिए जाते हैं, कईयों को नहीं दिए जाते, तो ये सत्तारूढ़ दल का अपनी एक व्यवस्था रहती है। लेकिन ये भी देखा जाए जो शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की परंपरा है हरियाणा के अंदर, उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। ये एक जिला अधिकारी का एक अपने का प्रिविलेज होता है, किसी को वो अपना आर्म लाइसेंस देते हैं, किसी को नहीं देते। हालांकि बहुत जो सिस्टम ऑनलाइन किया गया, रिन्यूअल का ऑनलाइन किया गया, लेकिन ये जो शस्त्र लाइसेंस देना है इसके अंदर भी बहुत बड़ी खामियां हैं, इसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसमें कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहते हैं। तो इसलिए इस स्तर पर भी सरकार को गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, किसको किस स्तर पर सुरक्षा प्रदान करनी है और किसको शस्त्र लाइसेंस देना है। तो इस दिशा में निश्चित मापदंड जो निर्धारित किए जाने की आवश्यकता भी है। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, बड़े संक्षेप में इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इसकी भरपाई पार्टी कैसे करेगी? देखिए प्रगति, दो चीजें हैं। एक तो पार्टी भरपाई कैसे करेगी, अब जो हो गया उसकी क्षतिपूर्ति या उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट की होगी। एक तो नेताओं में अब डर होगा कि इतने अपराधी इतने बेखौफ हो गए कि कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी। दूसरी, जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, अगर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आता है, वो लोग कौन होंगे अगर इस तरह का कनेक्शन सामने आता है, जाहिर है उस पार्टी पर तो असर थोड़ा सा जरूर पड़ेगा। बाकी इंतजार करते हैं कि निकल कर क्या आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए।